हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2023 के क्वेश्चन पेपर के बारे में। आप सभी को पता होगा कि आप सभी के लिए पिछले साल के क्वेश्चन पेपर कितने इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम लेकर के आ चुके हैं आप लोगों के लिए 2023 का एक ऐसा क्वेश्चन पेपर जो आप सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में आपका जो हिंदी को लेकर डर बना हुआ है वो डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इस वीडियो में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, यानी कि इस क्वेश्चन पेपर में जो भी आपके प्रश्न पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको इस वीडियो को देख करके बहुत ही मजा आएगा और अंदर से ये कॉन्फिडेंस भी आएगा कि आप अपने हिंदी के पेपर में बहुत ही बेहतरीन फोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के आपको अंत तक देखते जाना है। सारी चीजें मैं यहाँ पे बताते हुए चलूंगा। देखिए दोस्तों, आपका जो 2025 का पेपर है बिल्कुल इसी पैटर्न पे बनने वाला है, तो इसी तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। ध्यान से पूरे सॉल्यूशन को देखिएगा क्योंकि आप सभी के लिए एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, समय बहुत कम बचा है और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल रहा हूं, जो भी पिछले साल के क्वेश्चन पेपर आपको मिल रहे हैं उनको तैयार करते हुए चलिए, क्योंकि 80 से 90% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीटेड होते हैं, पिछले साल के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो देखिए, हम बात करते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन पेपर की। तो आपका जो हिंदी का क्वेश्चन पेपर रहने वाला है वो 3 घंटा 15 मिनट का रहेगा। कितने देर का रहेगा? 3 घंटा 15 मिनट का रहेगा। ठीक है, और 100 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। अब यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं, निर्देश को भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद से हम क्वेश्चन को करना शुरू करेंगे। पहला निर्देश दिया गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। शुरू का जो 15 मिनट होता है, 3 घंटा 15 मिनट समय होता है ना, तो 15 मिनट जो होता है परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए, ताकि यहाँ पे कोई मिसप्रिंट हो या फिर कोई परेशानी हो क्वेश्चन पेपर में तो जो है अपने टीचर से संपर्क कर सके। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन पेपर ले सके। अगला हमारे पास जो निर्देश है, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है, इसमें 2 खंड होंगे, खंड क और खंड ख। दोनों खंड के सभी प्रश्नों का आपको उत्तर देना है, यही बात यहाँ पे बताई गई है। तो हम खंड क से शुरू करते हैं और एक एक प्रश्नों को जो है बहुत ही मजेदार तरीके से पढ़ करके उसके उत्तर को बताते हुए चलेंगे आप लोगों से। आप सभी लोग वीडियो देखते हुए चलिएगा और मजा लेते हुए चलिएगा। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है दोस्तों, आपका डर खत्म हो जाएगा। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल भी घबराइएगा मत अपने पेपर में। पहला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका है। इनमें ऑप्शन दिए गए हैं, हिंदी प्रदीप, कवि वचन सुधा, आनंद कादम्बिनी और ब्राह्मण। तो इनमें सही ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर सेकंड, कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित एक पत्रिका है। ठीक है, कवि वचन सुधा ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक कौन है? श्रद्धा भक्ति एक निबंध है और इसके जो लेखक है कौन है? तो ऑप्शन दिया गया श्याम सुंदर दास, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल और विद्या निवास मिश्र। तो आप सभी को इसमें याद रखना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है ये श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न है, रंगभूमि उपन्यास के लेखक हैं। तो आप सभी को याद रखना है, मुंशी प्रेमचंद जो है रंगभूमि उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर इसमें थर्ड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए, सारे क्वेश्चन एक एक नंबर के हैं, ये जो भी बहुविकल्पीय प्रश्न है सभी एक एक नंबर में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन की बात करें तो कर्मनाश की हार कहानी के लेखक हैं। आप सभी को याद रखना है, कर्मनाश की हार जो है शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखित एक कहानी है, तो इसे आप याद रखेंगे। शिव प्रसाद सिंह ने कर्मनाश की हार कहानी को लिखा है। ठीक है, यानी लेखक कौन है? शिव प्रसाद सिंह। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र का स्वरूप निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल के किस निबंध संग्रह से लिया गया है? यानी वासुदेव शरण अग्रवाल ने ही राष्ट्र का स्वरूप लिखा है, लेकिन यह किस निबंध से लिया गया है? तो आप सभी को याद रखना है, यह पृथ्वीपुत्र निबंध संग्रह से लिया गया है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर में आपके काव्य साहित्य के इतिहास से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे? बहुविकल्पी प्रश्न में 5 क्वेश्चन रहेंगे, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, गिरिराज कुमार माथुर किस काल के कवि हैं? पहला ऑप्शन है आदिकाल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीतिकाल और चौथा है आधुनिक काल। तो गिरिराज कुमार की बात करें तो ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आधुनिक काल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं? आधुनिक काल के कवि हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। सारे एक एक क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है? तो प्रगतिवादी काव्यधारा की बात करें तो केदारनाथ अग्रवाल जो है ये प्रमुख कवि हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लौहर काव्य कृति के रचनाकार कौन है?
आप सभी को पता भी होगा कि लहर काव्य कृति के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उर्मिला का विरह वर्णन साकेत के किस सर्ग में स्थित है? ठीक है, तो देखिए उर्मिला का विरह वर्णन साकेत के किस सर्ग में है, तो आप सभी को याद रखना है 9वें सर्ग में, 9वां सर्ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन जो बहुविकल्पी प्रश्न का है, परिवर्तन किस कवि की रचना है? आप सभी को पता भी होगा सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। बिल्कुल आसान था कि नहीं? बिल्कुल आसान आसान ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगर आपको कोई भी तकलीफ हो, परेशानी हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जिस भी टॉपिक पे आप वीडियो पाना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं सुबह ही जो है आप लोगों को बता दूंगा वो सारे क्वेश्चन। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप सभी को ये जो भी मैं पीवाईक्यू क्वेश्चन दे रहा हूं इसके सारे क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लीजिए, आप सभी के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं तो तीसरा प्रश्न देखिए, ये हमारे पास गद्यांश पर आधारित प्रश्न है, यानी कि आपके पास 2 गद्यांश दिए जाएंगे और दोनों में 5-5 प्रश्न दिए जाएंगे और किसी एक को ही आपको करना होगा और पांचों प्रश्न जो होंगे 2-2 नंबर के। ये पांचों प्रश्न जो आपको दिख रहे हैं 2-2 नंबर के होंगे, यानी कि 10 नंबर का ये पूरा गद्यांश रहने वाला है। ठीक है, इसके लिए 10 नंबर मिलेगा। तो इस बात को बहुत ही ध्यान दे करके और आपको अच्छे से लिखना है। और इसको कैसे आप ट्रिक से लिख सकते हैं, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, कहानी भी नहीं पता है, तो आप कैसे ट्रिक से लिखेंगे ये बात मैंने बता दिया है पिछली वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में लिंक या आई बटन पे आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर के इसको देख लीजिएगा। और यही चीज मैंने सेम किया है अगले क्वेश्चन में भी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे पद्यांश पे आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पद्यांश वाले क्वेश्चन को भी मैं बताया हूं कि कैसे आप ट्रिक के माध्यम से इसको हैंडल कर सकते हैं और 10 में 10 नंबर पा सकते हैं। ठीक है, यानी कि गद्यांश और पद्यांश को मिलाकर के 20 नंबर के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ध्यान रखिएगा, 20 नंबर के क्वेश्चन, अगर इनको गड़बड़ करते हैं तो आपके 20 नंबर कट जाएंगे, यानी कि आपके 20 नंबर कटेंगे, सीधे आप 80 पे आ जाएंगे। अगर आपको चाहते हैं कि 100 में आपके 90 नंबर आए तो इन सभी प्रश्नों पे आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा जो ज्यादा नंबर के हैं। ठीक है, इसको ट्रिक से कैसे करना है मैंने आई बटन पे लिंक दिया हुआ है या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाएगा 5 नंबर में। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें लेखक का जीवन परिचय आपको लिखना है। तो 3 आपके ऑप्शन मिलेंगे और तीनों में से किसी एक का ही आपको जीवन परिचय लिखना होगा। ठीक है, और इसको कैसे लिखना है, कैसे करना है विद प्रूफ मैंने बताया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका भी मिल जाएगा, जाकर के देख लीजिए। इसका भी मैंने बताया है, ये भी 5 नंबर में आएगा, ये भी 5 नंबर में आएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए, देखिए अभी हमारे पास एक लेखक का आया था, यहाँ पे कवि का पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे लेखक गलती से टाइप हो गया है, यहाँ पे कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद और ये अज्ञे हैं सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञे। ठीक है, और ये भी 5 नंबर के पूछे जाएंगे और ये भी 5 नंबर के, यानी कि 10 नंबर यहाँ से आपका पक्का होने वाला है जीवन साहित्यिक परिचय। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा और कैसे इसको लिखना है इस बात को मैंने बता दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत हो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो कि इन सभी प्रश्नों को लिख करके अगर बताने लगूं तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूं, वहां से जाकर के आप देख लीजिए, समझ लीजिए, सारी चीजें मैंने बताया हुआ है। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं तो ध्रुव यात्रा पंचलाइट की कथा वस्तु का सार लिखना है आपको अधिकतम 80 शब्दों में। इन सारी चीजों को मैंने बताया है, ध्रुव यात्रा, पंचलाइट, बहादुर, इन तीनों कहानियों को मैंने बताया हुआ है। तो 1-2 कहानी आप अगर याद कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, तो आप आसानी से अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा करके आएंगे। 5 नंबर इससे भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी अगर आप 2-3 कहानी पढ़ लेते हैं तो। ठीक है, और तीनों कहानियों को मैंने पढ़ाया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक तो जाहिर सी बात है मिलेगी ही मिलेगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये होता है हमारे पास खंड काव्य का प्रश्न। ऐसा ही प्रश्न आने वाला है आपके एग्जाम में। ठीक है, एकदम बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही, बिल्कुल पैटर्न बिल्कुल ऐसा ही रहने वाला है। ठीक है, 5 नंबर आपका खंड काव्य में पूछा जाएगा 5 नंबर से, तो 5 नंबर यहाँ भी मिलेगा। और देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि जो खंड काव्य होते हैं अलग अलग जिला के अलग अलग होते हैं। तो अगर आप देवरिया जिला के हैं, यानी कुछ जिले के एक अलग खंड काव्य हो जाएंगे, कुछ जिलों के एक अलग खंड काव्य। तो अगर आप देवरिया जिला के हैं तो आपको रश्मि रथी पढ़ना होता है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में देख लीजिएगा, या आपको नहीं पता है कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य पढ़ना है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं उसको आपको बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 7वें प्रश्न तक हो गए। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 8वां प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। 8वां जो प्रश्न होगा वो किससे संबंधित होगा, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। आपके पास 2 गद्यांश संस्कृत के दिए जाएंगे और दोनों में से जिसका भी आपको पता है उसका संदर्भ लिखना है। संदर्भ का मतलब होता है कि चैप्टर का नाम और उसके बारे में, यानी कि उसके खंड के बारे में बताना है और हिंदी में अनुवाद इसका करना है, दोनों में से किसी एक का। ठीक है, कैसे करना है, किस तरीके से आप ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में मैं सुबह में बता दूंगा। सुबह इसके लिए मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा,
क्योंकि मैंने इसको अभी बताया नहीं आप लोगों से, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं बता दूंगा सुबह में। अगला जो क्वेश्चन इसमें आएगा इसी में, तो ये हमारे पास तो 7 नंबर का है। कितने नंबर का? 7 नंबर का। और इसी में पद्यांश भी आएगा इसी तरीके से, संस्कृत पद्यांश 2 दिया रहेगा, यानी श्लोक दिया रहेगा, इसी श्लोक का हमें हिंदी में अनुवाद करना है, संदर्भ लिखना है, इसके लिए भी 7 नंबर मिलेगा। तो बहुत आसानी से आप पा सकते हैं अगर आप उस ट्रिक को फॉलो करेंगे जो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो सुबह मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, वहां से जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। यहां से 14 नंबर आपका मिलेगा संस्कृत से। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, तो अगला प्रश्न जो होगा आपके व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहां देखिए आपके 2 नंबर का प्रश्न यहां पे दिखाई दे रहा है। इसमें है हमारे पास निम्नलिखित लोकोक्तियों और मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिख करके अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे दिए गए हैं, 4 दिया गया है। इस मुहावरा में से किसी एक का ही आपको अर्थ लिख करके वाक्य में प्रयोग करना है। तो जैसे मान लीजिए कि 9 2 11 होना आसान है, भाग जाना, ठीक है। तो 9 2 11 का अर्थ होता है भाग जाना। और इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे कि चोर, जैसे पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इसका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है, 1 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन आपका संधि से होने वाला है। तो इस तरीके से संधि में देखिए क्या करना है आपको, रविंद्र का संधि विच्छेद है, तो इसी तरीके से पूछा है। तो रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? रवि धन इंद्र होगा। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो पहला लिख देंगे कि रवि धन इंद्र होगा इसका। और रमेश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो रमाधन ईसा होता है। क्या होता है? रमाधन ईसा। तो इसे आप लिख देंगे। अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा? अतिधन आचारा होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। आपको सारी चीजें क्लियर हो रही है, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो भी डाउट हो आप लोग पूछ सकते हैं, और बाकी जो आपको सारी चीजें मैं बता रहा हूं उनको याद करते हुए चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए आत्मनि शब्द में विभक्ति और वचन है, इसमें हमें क्या बताना है? विभक्ति और वचन के बारे में बताना है। तो आपको याद रखना है आत्मनि शब्द में विभक्ति और वचन, तो सप्तमी विभक्ति एक वचन है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसको आप उत्तर में लिखेंगे, ठीक है। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसी में है हमारे पास नामसू शब्द में विभक्ति और वचन है। तो नामसू की बात करें तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम 11वें प्रश्न तक पहुंच चुके हैं। तो 11वां प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए, ठीक है। तो अभिराम, अभिराम इसका अर्थ हमें बताना है। तो अभिराम का मतलब होता है बिना रोक के, और अभिराम मतलब होता है सुंदर। तो आपका पहला ऑप्शन दिख रहा है बिना रोक के और सुंदर, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा, यानी कि इसका जो हमारे पास उत्तर होगा बिना रोक के और सुंदर, ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इसके लिए 1 नंबर मिलेगा। आगे बात करें अगले प्रश्न की, तो अन्न और अन्य है। तो अन्न मतलब सबको पता है अनाज होता है, और अन्य मतलब क्या होता है? दूसरा। तो इसके लिए भी आपको 1 नंबर मिलेगा। तो बहुत ही सिंपल सारी चीजें हैं व्याकरण में, तो आपको याद रखना है। तो इसके लिए अनाज और दूसरा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं। तो निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखने हैं, ठीक है, यानी कि पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो जैसे पहला है काल, काल का आप पर्यायवाची नहीं लिख सकते हैं, वक्त होता है। क्या होता है? वक्त, समय होता है। तो ये 2 पर्यायवाची हो गए, इसी तरीके से आपको लिख देना है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है सारे, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चंस आपको दिखा दे रहा हूं ताकि आप इन सभी क्वेश्चंस को मिस ना करें, इसको याद कर ले, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकता है कि आ जाए, ठीक है। क्योंकि पिछले साल का क्वेश्चन पेपर आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, सारे क्वेश्चंस वही आते हैं आपके एग्जाम में जो पिछले साल में पूछे गए होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। तो देखिए जो वंदना करने योग्य होता है उसको क्या कहते हैं? वंदनीय कहते हैं। बहुत सिंपल, बिल्कुल आसान आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर कुछ भी नहीं पढ़े ना तो भी आप थोड़ा सा अगर सेंस लगाएंगे तो आ जाएगा आपको। जो जीता ना जा सके उसको क्या कहा जाता है? अजेय कहा जाता है। तो ये ऑप्शन आपका सही, इसका उत्तर ये हो जाएगा। आगे बात करते हैं। तो आपके पास आया है प्रश्न, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। तो इन वाक्यों में से किसी 2 का, चाहे आप ऊपर वाला 2 करें या नीचे वाला 2, कोई भी 2 वाक्यों को आपको शुद्ध करके, ये अशुद्ध लिखा गया है, इसको शुद्ध करके लिख देना है। आगे जो आपसे 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाएगा, इसमें पूछा जाएगा आपसे रस, छंद, अलंकार के बारे में। तो पहला होगा रस, यानी वीर रस या शांत रस, इन दोनों में से किसी एक का लक्षण और उदाहरण आपको लिखना है, ठीक है। वही दूसरी चीज श्लेष अथवा रूपक अलंकार, इन दोनों अलंकारों में से किसी एक का परिभाषा देते हुए उदाहरण आपको लिखना है। इसके लिए 2 नंबर, इसके लिए 2 नंबर मिलेंगे। और फिर छंद में भी आपको चौपाई या दोहा, किसी एक छंद का आपको लक्षण और उदाहरण लिखना है, तो इसके लिए भी 2 नंबर मिलेगा। यानी टोटल आपका ये जो काव्य सौंदर्य का तत्व रहने वाला है, ये 6 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। यानी रस, छंद, अलंकार 6 नंबर में आएगा। इसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा सुबह में, आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन 13 नंबर में पूछा जाएगा, विद्यालय में नियुक्ति हेतु प्रबंधक को एक आवेदन पत्र आपको लिखा जाएगा, ठीक है, आपको पत्र लिखना पड़ेगा। तो पत्र के लिए आपको 6 नंबर निर्धारित होते हैं। आप चाहे तो ये पत्र लिखें या फिर दूसरा पत्र आपके पास है, जैसे कि कोई बीमारी से या फिर कोई समस्या से आपको किसी अधिकारी के लिए पत्र लिखना होगा, तो इसके लिए भी आपको 6 नंबर मिलेगा। दोनों में से किसी एक को ही लिखना है। अगला जो 14 नंबर क्वेश्चन आएगा, निबंध लेखन से आएगा। किससे? निबंध, अपनी भाषा शैली में आपको निबंध लिखना होगा। तो यहाँ पे आपके
4 5 जो है आपके यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे, किसी एक टॉपिक पर ही आपको निबंध लिखना है। ठीक है, तो मान लीजिए महंगाई की समस्या कारण निवारण, तो इस पे मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ वीडियो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वहां से देख लीजिएगा। तो ये 14 प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे और ऐसे ही प्रश्न हर साल आते हैं। ठीक है, ऐसे ही 14 प्रश्न आते हैं और आप जो है आसानी से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी जो है कर सकते हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर के अगर आपने अंत तक देखा है तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, कोई भी प्रश्न आप लोग छोड़िएगा मत, सारे प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा और बाकी आपके पास जो भी डाउट है वो आप लोग बता दीजिएगा, मैं उस टॉपिक पे आपको वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए क्वेश्चन पेपर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।